दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है ट्रक ड्राइवर के प्यार में पागल एक खूबसूरत लड़की की। तो दोस्तों, ज्यादा देरी नहीं करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। दरअसल ये कहानी उत्तराखंड के हरिद्वार में सिडकुल थाने की है। आज ही कहानी की शुरुआत होती है शाहजहांपुर में धनोरा गांव से। और इसी धनोरा गांव में एक हेमेंद्र नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। मिडिल क्लास परिवार था और हेमेंद्र ही परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ समय बाद हेमेंद्र की शादी हो जाती है। अब हेमेंद्र को एहसास हुआ कि उसे कोई अच्छी नौकरी करनी चाहिए जिससे घर परिवार और बेहतर तरीके से रह सके। लिहाजा अब हेमेंद्र धनोरा गांव से कहीं दूसरी जगह नौकरी के लिए निकलने का सोचता है और हरिद्वार में एक जगह भगवानपुर वहां एक कमरा लेता है और वहीं एक कंपनी में बतौर कर्मचारी काम करने लगता है। हेमेंद्र की जो पत्नी थी उसका नाम रिंकी उर्फ किरण था। इधर हेमेंद्र की पत्नी रिंकी को भी लगता है कि मैं भी तो पढ़ी लिखी हूं, मुझे भी कोई नौकरी जरूर करनी चाहिए। इससे परिवार में भी मदद मिल जाएगी और टाइम का सही उपयोग भी हो जाएगा, और संजोग से रिंकी को भी एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। अब इधर हेमेंद्र और रिंकी दोनों नौकरी करने लगे। धीरे धीरे इन दोनों की तरक्की हुई, प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के बाद ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं सिडकुल थाना क्षेत्र में। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों खुश थे, माता पिता भी खुश थे। इसी बीच एक तारीख आती है 19 मार्च साल 2023। हेमेंद्र के पिता रिंकी को फोन करते हैं और फोन पर पूछते हैं कि हेमेंद्र का फोन लगभग 3 से 4 दिनों से बंद आ रहा है। तो रिंकी कहती है कि पता नहीं पिताजी, एक हफ्ते से ना वह घर पर आए हैं और न ही उनका कुछ पता है। मुझे लगा कि शायद गांव गए होंगे, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है और उनका कुछ पता नहीं। यह बात सुनते ही हेमेंद्र के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उनका बेटा अचानक से कहाँ गायब हो गया। अब हेमेंद्र के पिता शाहजहांपुर से तुरंत सिडकुल थाने में पहुंचते हैं और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि भगवानपुर से 2 महीने पहले ही उनका बेटा यहां शिफ्ट हुआ था और एक हफ्ते से गायब है। अब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उनको ही बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या आदमी एक हफ्ते से गायब है। अब पुलिस वाले को लगा कि जरूर इस मामले में कोई गहरी साजिश हुई है। लिहाजा पुलिस वाले फौरन इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल और छानबीन में जुट जाते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी या साजिश हो, कोई पैसे या जमीन का विवाद हो। तो पिता बताता है कि 2 महीने पहले ही हेमेंद्र सिडकुल थाने में शिफ्ट हुआ है, तो यहां उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी। जब पिता से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पुलिस वालों को लगा कि अब इसकी पत्नी से पूछते हैं। अब पत्नी से जब पूछा गया तो पत्नी भी ने वही जवाब दिया कि हम लोग 2 महीने पहले ही यहां शिफ्ट हुए थे, हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी। अब परिवार वालों से कोई भी ऐसी जानकारी पुलिस वालों को नहीं मिली जिससे इस मामले में थोड़ी भी लीड मिले। पुलिस वाले अपने तरीके से जुटते हैं, कभी जहां हेमेंद्र काम करता है वहां तो कभी आसपास के लोगों से पूछताछ करते, कभी हेमेंद्र की पत्नी रिंकी से तो कभी उसके पिता से पूछते। लगभग 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा क्लू या सबूत नहीं मिला जिससे इस मामले में थोड़ी भी जांच आगे जा सके। पुलिस ने टेक्निकल टीम का सहारा लेने का फैसला किया और कंप्लेन के 1 हफ्ते बाद अब इस हेमेंद्र की लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली जाती है। लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली गई तो कॉल डिटेल में तो कोई ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पर डाउट हो गए। अब लास्ट लोकेशन जब निकलकर सामने आई तो वह भगवानपुर में था। तब इसके बारे में जब हेमेंद्र की पत्नी से पूछा गया तो उसकी पत्नी कहती हैं कि पहले तो हम भगवानपुर में रहते थे, तो अक्सर मेरे पति वहां आते जाते रहते थे। यानी इस कॉल डिटेल और लास्ट लोकेशन से कोई भी ऐसी जानकारी या सबूत नहीं मिला जिससे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। तकरीबन 15 से 20 दिन बीत गए और अब अप्रैल का महीना आ चुका था। पुलिस अपने तरीके से हर समय कोशिश कर रही थी। पुलिस वाले हाथ पांव मार रहे थे, हर जगह छानबीन कर रहे थे। लेकिन लगभग जब 15 दिन बीत गए तब पुलिस वालों को एक चीज बहुत ही अटपटी लगी, और वो बात यह थी कि हेमेंद्र जो था वह 11 तारीख को गायब हुआ था।
लेकिन उसकी मिसिंग कंप्लेन लगभग 8 दिन बाद यानी 19 तारीख को लिखवाई गई थी। तो आखिर रिंकी ने 8 दिन तक एफआईआर क्यों नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी की इसमें कुछ मिली भगत हो। आमतौर पर आजकल क्राइम जिस तरह बढ़ रहा है उस हिसाब से यह भी मुमकिन था कि पति के लापता होने में पत्नी भी शामिल हो। लिहाजा पुलिस वालों को 15 दिन बाद उसकी पत्नी पर शक हुआ। पुलिस वाले उसकी पत्नी रिंकी को एकदम से बिना कुछ सबूत के गिरफ्तार कर नहीं सकती थी। तो अब पुलिस वाले चोरी छिपे रिंकी की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इसके बाद रिंकी की कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रैक करते हैं। मोहल्ले में आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि रिंकी का कैरेक्टर कैसा है, पति से इसका रिश्ता कैसे था, क्या इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं। लोगों से पूछताछ में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इसकी कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर था जिस नंबर पर रिंकी ने सैकड़ों बार घंटों घंटों तक बात की थी। अब पुलिस वालों के पास इस बात को पता लगाने के दो ही तरीके हैं। या तो इसके बारे में सीधा रिंकी से पूछा जाए, लेकिन इससे रिंकी सावधान हो जाएगा। लिहाजा पुलिस वाले अब हेमेंद्र के पिता को फोन नंबर दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इस नंबर को जानते हैं। तो फिर पिता कहता है कि इस नंबर को पहली बार देख रहा हूं। अब पुलिस वालों के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह बात साफ दिख रही थी कि यह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही है। लिहाजा अब जाकर पुलिस वाले सीधा रिंकी से पूछते हैं कि यह आदमी कौन है। तो रिंकी फौरन इनकार कर देती है कि मैं नहीं जानती हूं, यह किसका नंबर है। पुलिस की मजबूरी यह थी कि उनके पास कोई ऐसा सबूत या क्लू नहीं था जिससे यह पता लगा सके कि हेमेंद्र के लापता होने में कहीं इसी आदमी का हाथ तो नहीं। लिहाजा पुलिस वाले कुछ और जानकारी और डिटेल निकालने में लग जाते हैं। पुलिस वाले उस दूसरे नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल खंगालते हैं। जब 11 तारीख की लोकेशन निकाली गई तो यह नंबर 11 तारीख के दिन हेमेंद्र के आसपास ही था। अब मामला पानी की तरह साफ था। लिहाजा पुलिस वाले रिंकी को फौरन गिरफ्तार करते हैं और रिंकी से पूछताछ शुरू होती है। रिंकी काफी देर तक झूठ बोलती रही, लेकिन फिर उसे लगा कि झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है और पुलिस द्वारा सख्ती से जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। दरअसल इस कहानी के हिसाब से जब हेमेंद्र और रिंकी जॉब करने के लिए हरिद्वार आते हैं, हेमेंद्र कंपनी में ट्रक ड्राइवर था और यही उसकी मुलाकात हुई। शाहरुख से, जो उसी के साथ काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर एक दूसरे को अपने घर खाने पर बुलाया करते थे। रिंकी की अलग अलग चीजें बनाती और खिलाती। शाहरुख खान की तारीफ करता और यह तारीफ रिंकी को इस कदर पसंद आने लगी। धीरे धीरे तारीफों का सिलसिला बढ़ा और दोनों में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरुआत में हेमेंद्र को कुछ पता भी नहीं चला। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब महेंद्र घर में अचानक से आता तो देखता कि शाहरुख और रिंकी आपस में बातें करते रहते हैं, लेकिन हेमेंद्र को क्या पता था कि उसके पीठ पीछे क्या कुछ चल रहा है। एक दिन हेमेंद्र अपने घर पर अचानक से आता है तो देखता है कि शाहरुख और रिंकी आपत्तिजनक हालत में है। उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ गलत की स्थिति में मिले थे। हेमेंद्र बेचारा बेहद सीधा सादा आदमी चुपचाप से वहां से चला जाता है। वापस आने के बाद हेमेंद्र अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत समझाता है, इस उम्मीद में कि पत्नी मान जाएगी। लेकिन जब देखता है कि पत्नी नहीं मान रही तो हेमेंद्र को लगा कि बहस करने से अच्छा है कि इस जगह को और इस नौकरी को छोड़ देना चाहिए। तो न शाहरुख आसपास होगा और न हमारे घर पर आएगा और यह सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा जो हेमेंद्र था वह अपने रिश्ते और अपनी इज्जत को बचाते हुए सिडकुल थाने में कमरा ले लेता है। लेकिन यहां आने के बाद भी रिंकी ने शाहरुख से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। वो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी और आए दिन उससे मिलने जाते। रिंकी उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। उसने शाहरुख से कहा कि हम हेमेंद्र को रास्ते से हटा देते हैं। रिंकी शाहरुख से 2 महीनों तक कहती रहती है और आखिर शाहरुख अपनी प्रेमिका की बात मान लेता है और फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान के अनुसार 11 तारीख को शाहरुख हेमेंद्र को फोन लगता है और कहता है कि मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो, आगे से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब हेमेंद्र साधारण सा आदमी कहता है कि भाई ठीक है, जो हुआ वह हुआ, मैं भूल गया। लेकिन शाहरुख कहता है कि ऐसे नहीं, तुम मेरे घर आओ और मेरे साथ खाना खाओ। लेकिन हेमेंद्र कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर शाहरुख जोर डालना शुरू करता है
कि अगर तुम नहीं आए तो मैं नहीं मानूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। तो हेमेंद्र मान जाता है और उसके घर जाता है। शाहरुख हेमेंद्र को शराब पिलाता है और जब हेमेंद्र शराब के नशे में धुत हो जाता है तब शाहरुख एक रस्सी से हेमेंद्र का गला घोंट देता है। हेमेंद्र की लाश को ट्रक में डालता है और सहारनपुर में एक नाहर है उसमें फेंक देता है। पानी में लाश लगातार बहती रहती है और 19 तारीख को यह लाशें मलाना गांव में मिलती हैं। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। जब शिमलाना गांव की पुलिस कई दिनों तक लाश की पहचान नहीं कर सकी तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया और इस मामला को क्लोज कर दिया। पुलिस को बाद में पता लगा कि वह लाश हेमेंद्र की थी। जब यह बयान पिता ने सुना तो सोचकर देखिए उसके कलेजे पर क्या गुजरी होगी कि उसके बेटे का कत्ल हुआ और लाश को नहर में डाल दिया गया और लावारिस हालत में अंतिम संस्कार हो गया। रिंकी और शाहरुख को हेमेंद्र के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अब कोर्ट में पेश किया। तो दोस्तों, आजकल इस तरह की घटना दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहें।